This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSX हॉटलाइन में खुश आमदीद। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज की मार्केट फिर ग्रीन रही, बुल्स रन करते रहे, मार्केट परफॉर्म करती रही, ग्रीन नंबर्स आते रहे, इन्वेस्टर्स खुश रहे, इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को ग्रो होते हुए देखते रहे। एक और अच्छा दिन, कल तकरीबन 1000 पॉइंट गेन किए थे और आज तकरीबन 400 पॉइंट गेन किए इनिशियली मार्केट ने इंट्राडे में, और एंड पे थोड़ी सी करेक्शन के बाद तकरीबन 190 पॉइंट से ज़ायद का इजाफा देखा गया। इट्स ऑल इज़ गुड। नंबर्स अच्छे देखने में नज़र आ रहे हैं, मार्केट अच्छी नज़र आ रही है। ये सब कुछ आया एक ख़बर की सूरत में जो कल आई थी MSCI में पाकिस्तान की इनकल्चर। उसके बाद मार्केट ने तकरीबन 4% के करीब गेन किया और बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे नज़र आए जो रीज़नेबल तरीके से गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसमें इन्वेस्टर्स का अट्रैक्शन नज़र आता है। हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में भी ये मोमेंटम उम्मीद करते हैं कि जारी रहेगा। अब देखते हैं कुछ मार्केट के फिगर्स के बारे में। 16 जून थर्सडे इंडाइसिस 100 इंडेक्स 191 पॉइंट गेन करने के बाद 38,751 पे क्लोज हुआ। 30 इंडेक्स 192 पॉइंट्स गेन करने के बाद 22,348 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ। ऑल शेयर्स इंडेक्स 47 पॉइंट्स गेन करने के बाद 25,604 पर क्लोज हुआ। वॉल्यूम कुछ इस तरह से रहे। 30 में 118 मिलियन, 100 इंडेक्स में 191 मिलियन और ऑल शेयर इंडेक्स में 255 मिलियन। टोटल 331 कंपनीज में ट्रेड हुआ, जिसमें से एडवांस किया 137 कंपनी ने और डिक्लाइन नज़र आया 169 में। 25 कंपनीज ऐसी थी जो कि अनचेंज्ड रहीं। जहाँ तक वॉल्यूम्स का ताल्लुक है कि इलेक्ट्रिक आज फिर वॉल्यूम लीडर रहा और तकरीबन 22 मिलियन शेयर्स का कारोबार इस शेयर में हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये शेयर बहुत दिनों से इन्वेस्टर्स की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। इन्वेस्टर्स इसमें एक्टिविटीज़ लेकर आ रहे हैं, इन्वेस्टर्स इसको बाय और सेल करते हैं और इसमें हेवी वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं। दूसरा, वॉल्यूम वाइज जो शेयर था वो पाकिस्तान इंटरनेशनल बल्क टर्मिनल, उसके बाद आज PTCL में भी एक्टिविटी देखने में नज़र आई। दीवान सीमेंट और एज ए होल सीमेंट सेक्टर में बायर्स ने, इन्वेस्टर्स ने पोजीशंस ली। इसके अलावा पाकिस्तान इलेक्ट्रॉन वो शेयर था जिसमें इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नज़र आया। टॉप गेनर्स में सीरियल, MCB, हबीब बैंक, ब्याफो और DG खान सीमेंट। जहाँ तक लूजर्स का ताल्लुक है, नेस्ले पाकिस्तान, हीनो पाक, मारे, पाकिस्तान टोबैको और एक्साइड। ये था मार्केट से मुतालिक। आते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की तरफ, जहाँ पे हम अपने मेहमान से बातचीत करते हैं। आज हमारे मेहमान बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, एक प्रोफेशनल हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है सेल्स में, उनका एक्सपीरियंस है मार्केट में, मार्केट के अमूर पे, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स पे नज़र रखते हैं। बड़े डाइवर्सिफाई किस्म की पर्सनैलिटी हैं। इस गुड नेम इज़ डॉक्टर गौहर रसूल। अस्सलाम डॉक्टर साहब, वेलकम। डॉक्टर साहब, आप हेड करते हैं सेल्स को इंटर मार्केट सिक्योरिटी। जी, ग्रेट। बड़ा डाइवर्स किस्म का आपका क्वालिफिकेशन, MBBS डॉक्टर, जी, नाउ डूइंग वेरी वेल इन सेल्स। तो किस तरह से आपने ये प्रोफेशनल लेवल्स अचीव किए इतने डाइवर्स किस्म के? देखें, डाइवर्सिटी तो सिर्फ जब आपका इंटरेस्ट हो और आप कोशिश करें मुख्तलिफ वेन्यूज़ में जाने की, उसी वक्त आ सकती है। सो मेरे लिए तो 180 डिग्री टर्न था, कंसिडरिंग कि मैंने MBBS किया था और MBBS डॉक्टर था मैं। बट शौक़ पैदा हुआ 2007 में और वहाँ से मार्केट्स को फॉलो करना शुरू हुआ। 2008 का क्राइसिस भी मैंने देखा एंड दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट। उस क्राइसिस से गुजरना, वो कहते हैं सोना तप के कुंदन हो जाता है। सो दैट काइंड ऑफ इफेक्ट आई वेंट थ्रू ड्यूरिंग दैट ईयर एंड उसके बाद फिर मैंने कंप्लीट ट्रांजिशन कर ली। आई लेफ्ट माय मेडिकल प्रैक्टिस एंड आई कंप्लीटली। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि 2008 वाला जो क्राइसिस था, वाकई जिन लोगों ने देखा है वो मार्केट के मैकेनिज्म को टोटली समझ सकते हैं जी। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि 2008 के बाद हमें उस तरह के दिन देखने को दोबारा नहीं आए। उससे पहले इस तरह के क्राइसिस आते रहे हैं मार्केट में। तो आप क्या समझते हैं कि 2008 के बाद
हमारी मार्केट ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिनकी वजह से उसमें स्टेबिलिटी देखने में नज़र आती है? जी डेफिनेटली, इनफैक्ट अगर आप देखें तो ये पूरा MSCI अपग्रेड का जो किस्सा पिछले 6 महीने से चल रहा था और मार्केट भी पिछले 2-3 महीने से ऑलमोस्ट कोई 20-23% के करीब रैली की है, इसकी रीज़न ही ये थी कि हमें इस दफ़ा कंसिडर किया जा रहा था अपग्रेड के लिए बैक टू इमर्जिंग मार्केट्स। थोड़ी सी कहानी इसकी ये किस्सा मुख्तसर कि 94 में हम इमर्जिंग मार्केट्स में गए और 2008 के क्राइसिस के दौरान जो हमने स्टेप्स लिए मार्केट को फ्लोर लगाने की, उसकी वजह से हमें इमर्जिंग मार्केट स्टेटस हमारा हटा दिया गया और हमें स्टैंड अलोन इंडेक्स में कर दिया गया। उसके 1 साल के बाद हमें फ्रंटियर मार्केट में रखा और इस दफ़ा पहली दफ़ा हमें कंसिडर किया गया था फॉर री अपग्रेड टू इमर्जिंग मार्केट स्टेटस। ये सारा जो रिव्यू प्रोसेस है इसकी वजह ही यही थी कि बहुत सारे लेवल्स पे स्टेप्स लिए गए। 2008 के क्राइसिस में इटसेल्फ कुछ ब्रोकर्स की वजह से कुछ इन्वेस्टर्स को शदीद लॉसेस हुए, उनको स्टेप्स लिए गए कंट्रोल करने के लिए कि आइंदा ब्रोकर्स इस तरह से। इन टोटलिटी आप समझते हैं कि हमारा रिस्क मैकेनिज्म जो है खासा हद तक इवॉल्व हो चुका है और पॉजिटिवली इवॉल्व हो गया जी, एंड दैट हैज़ लेड टू मोर फॉरेन पार्टिसिपेशन फ्रॉम लोकल इन्वेस्टर्स एज वेल एंड इन अ वे विलिंग टू पे अ हायर प्राइस, हायर प्रीमियम, एक हायर PE पे काम करने को मार्केट्स तैयार हो गई थी। एंड MSCI के अपग्रेड से पहले ही आप देख रहे थे कि 9-9.25 के मल्टीपल पे मार्केट हमारी चलना शुरू हो गई थी। डॉक्टर साहब, आपने मल्टीपल्स की बात की। मल्टीपल्स के लिहाज से तो मार्केट इस वक्त भी हमारी बेहद अट्रैक्टिव है। जी बिल्कुल। दुनिया भर में अगर आप देखें जो डेवलप मार्केट्स हैं वो तो बहुत हाई मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहे हैं। इवन के इमर्जिंग्स को भी आप देखें उनके मल्टीपल्स हाई हैं, तो इस लिहाज से तो हमारी मार्केट इस वक्त भी खासी अट्रैक्टिव है। इनफैक्ट ये जो रेटिंग क्लासिफिकेशन है जिसमें आप फ्रंटियर मार्केट, इमर्जिंग मार्केट्स और डेवलप मार्केट देखते हैं, ये इसी वजह से हैं बिकॉज इनके दरमियान फ़र्क ही यही है। कहीं ट्रांसपेरेंसी का फ़र्क है, कहीं इन्वेस्टर अवेयरनेस का फ़र्क है, कहीं इन्वेस्टर राइट्स एंड जस्टिस का फ़र्क है कि उसके साथ जस्टिस नहीं होता, उसके साथ इंसाफ नहीं होता। एंड इसी बेसिस पे मुख्तलिफ मार्केट्स की कैटेगराइजेशन बनाई गई है और आपका अपग्रेड होना इस बात की निशानदही कर रहा है कि कुछ पॉलिसी मेजर्स वेदर वो रेगुलेटर ने लिए हैं, एक्सचेंज ने लिए हैं या गवर्नमेंट ने लिए हैं, वो पॉजिटिव रहे हैं मार्केट्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए। गौर साहब, 40,000 के पास हमारा इंडेक्स खड़ा है जी, और कहाँ तक जाता देखते हैं आप इसे? जी शॉर्टर टर्म में तो हम 40 से 41,000 का टारगेट अपना रख के बैठे ही हैं इस वक्त। और हमारा ये व्यू था साल के शुरू में कि जो सबसे बड़ा ट्रिगर इस साल मार्केट को रैली जनरेट करने में हेल्प करेगा वो MSCI का अप्रूवल है। तो उसकी ऑन द बैक ऑफ दैट हमने ऑलरेडी 20-25% रैली कर लिया है। अगर हम अपने पीयर्स में प्रेसिडेंट्स ढूंढें तो रिसेंटली 2 मुल्क अपग्रेड हुए थे, UAE और कतर 2014 में टू इमर्जिंग मार्केट्स, और उसके बाद 40% के करीब उन दोनों इंडाइसेस में रैली देखी गई। तो जी रूम तो अभी भी है अपसाइड पे जाने का, बट इट्स अनचार्टेड टेरिटरी, हम पहले नहीं गए हैं। कंपनियों के फंडामेंटल्स चेंज नहीं हो रहे हैं, इट्स जस्ट that people are willing to pay a higher premium, higher price, a better PE for these same companies जो आपसे थोड़ा अर्सा पहले 7 या 8 के मल्टीपल पे चलती थी। डॉक्टर साहब, आपको इस वक्त ट्रिगर क्या नज़र आता है? बिकॉज प्राइमरी ट्रिगर जिस तरह आपने देख लिया MSCI ऑलरेडी अनफोल्ड हो गया है जी। रिजल्ट्स के अलावा रिजल्ट्स में कम से कम 1 महीना है, इस पूरे 1 महीने के दरमियान आपको कौन सा ऐसा ट्रिगर नज़र आता है जो कि मजीद आई थिंक कोई नहीं है मार्केट को पॉजिटिव ले जा सकता है? आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम काफ़ी शॉर्टेज है। ये क्लोजेस्ट ट्रिगर जो हम देख रहे हैं वो यही है। लॉन्गर टर्म में हम CPEC वगैरह को देखते हैं, बट वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अनफोल्ड होते रहेंगे, 17-18 तक अनफोल्ड होते रहेंगे। तो फौरी तो रिजल्ट सीज़न है और मेरे ख्याल में एज सच कोई मेजर ट्रिगर अब नहीं बचा। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि थोड़ा पुल बैक्स मार्केट ले सकती हैं 40,000-41,000 से ऑनवर्ड्स। इनफैक्ट फंडामेंटली भी अगर हम देखें तो हम ज़्यादातर रिसर्च हाउसेस जिन्होंने रिसर्च रिपोर्ट निकाली उनका इस साल का टारगेट भी 40-41,000 के दरमियान ही है मेजॉरिटी का। सो वंस वी हिट दैट लेवल तो इट सीम्स लाइक कि बाकी टाइम जो है थोड़ा कंसोलिडेशन में, कुछ पुल बैक में, कुछ रैलीज़ में और इस तरह से गुजरेगा। डॉक्टर साहब, अगर आप इस पूरी रैली को देखें तो इस रैली में बहुत थोड़े से स्टॉक्स रोल प्लेयर नज़र आते हैं, की प्लेयर्स नज़र आते हैं। क्या अब हमारे बहुत सारे स्टॉक्स में भी जान नहीं है? क्या हमारे बहुत सारे स्टॉक्स में भी स्पेस नहीं है जो कि फंडामेंटली मज़ीद ड्राइव कर सके, मज़ीद आगे ले जा सके? जी बिल्कुल है जान उसमें, लेकिन इस वक्त वो चंद स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। अगेन वजह उसकी यही थी कि MSCI का ट्रिगर था। MSCI के 2 बड़े दो इंडेक्सेस हैं इमर्जिंग मार्केट्स के लिए, एक लार्ज कैप और मिड कैप जिसमें आते हैं और एक स्मॉल कैप इंडेक्स आता है। लार्ज कैप के लिए काफ़ी अरसे से बातचीत चल रही है और इनफैक्ट इन्वेस्टर्स के फोकस में भी वही ज़्यादा रहा है क्योंकि स्मॉल कैप पे अभी बाद में फोकस आएगा। इस वक्त 7 से 9 कंपनियां एक्सपेक्टेड हैं जो कि जिसमें कुछ बैंक्स हैं, एक फर्टिलाइज़र कंपनी है, एक सीमेंट कंपनी है और मुख्तलिफ और कंपनियां हैं विच वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये जो इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर आपकी री एंट्री होगी 2017 के अंदर, उसमें ये कंपनियां शामिल होंगी। ज़्यादातर फोकस भी उन्हीं पे है। वंस वो अपने एक रिस्पेक्टेड PEs पे पहुंच जाएंगी, एक ऐसे टारगेट प्राइसेस के पास पहुंच जाएंगी जहाँ फंडामेंटली उनका साउंड लगेगा कि इससे आगे मजीद रैली की गुंजाइश नहीं है, तब दूसरे सेक्टर्स में भी। डॉक्टर साहब, हमारी मार्केट में दर्जनों स्टॉक ऐसे हैं कि जिनको आप सिर्फ लेके बैठ जाएं तो उनका डिविडेंड
आज के बैंक से मिलने वाले इंटरेस्ट से बहुत बेहतर है। बिल्कुल, दर्जनों की तादाद में है, आपके भी नॉलेज में हम उन्हें गिन सकते हैं बहुत क्लियरली। तो क्या ये अपॉर्चुनिटी में प्रोवाइड नहीं करता? बिल्कुल करता है। इनफैक्ट ये अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास बहुत अरसे से है। फॉर सम रीज़न या मे बी इन्वेस्टर अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के बारे में, या इन्वेस्टर डरते हैं प्रॉपर सिस्टम्स ना होने की वजह से, या फेल सेफ मैकेनिज्म ना होने की वजह से, कि आपकी मार्केट का एक मेजर चंक जो है वो, आपकी आवाम का एक मेजर चंक स्टॉक मार्केट में काम नहीं करता। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं खुद इस मार्केट में 2007 से काम कर रहा हूँ, और मेरे जानने वालों में, मेरी इमीडिएट फैमिली के अंदर बहुत थोड़े से लोग हैं जो कि मेरे पुश करने के बावजूद भी इस मार्केट में आए हैं। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम जो कि अक्रॉस द बोर्ड है। आम आदमी के लेवल पे तो बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। मैं खुद 2008 से पहले यही समझता था कि स्टॉक मार्केट ऐसी जगह है जहाँ आके लोग लुट-पिट जाते हैं। गौर साहब, मार्केट की बेस बहुत नैरो है, बेस को ब्रॉड करना है, लोगों को नए लेकर आना है। तो क्या आप समझते हैं हमारी कोशिशें, हमारे अटेम्प्ट्स, हमारी एफर्ट इस तरह की हैं कि हम नए इन्वेस्टर्स को ला सकें? एटलीस्ट आई कैन से दैट कि एक्सचेंज लेवल पे तो ज़रूर अटैम्प्ट्स की जा रही हैं। इनफैक्ट कुछ इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स हैं, कुछ स्टॉक ब्रोकर्स हैं, कुछ म्यूचुअल फंड्स हैं जो एक्सचेंज के साथ मिलकर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी रिसेंटली करते रहे हैं, एंड अक्रॉस पाकिस्तान इन्होंने ये प्रोग्राम किए हैं। बट दैट इज़ नॉट इनफ। आई थिंक हमें गवर्नमेंट लेवल पे इंटरवेंशन की ज़रूरत है एट दिस पॉइंट इन टाइम, ताकि स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेशन को बेहतर किया जा सके। अब जब सिस्टम्स भी बेहतर हो रहे हैं एंड इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस आना शुरू हो गई हैं, सो इट्स टाइम कि आम आवाम को भी इस तरफ थोड़ा रग़ब किया जाए। सीमेंट ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका, फर्टिलाइज़र खासा परफॉर्म कर चुका। आपके ख्याल में कौन से सेक्टर ऐसे हैं जो कि इस वक्त भी फर्टाइल हैं, जिसमें लॉन्ग टर्म आप पोजीशंस ले सकते हैं? लॉन्ग टर्म सबसे अच्छा सेक्टर तो आपका आई थिंक बैंकिंग आ रहा है इस वक्त, जिसमें हम अगर गोइंग फॉरवर्ड देखें कि यूएस इंटरेस्ट रेट हाइक का सिनारियो है, आपके यहाँ भी इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ एक इंटरेस्ट रेट हाइक होगी। MSCI का जो इंडेक्स रिक्लासिफिकेशन हुआ है, 3 बैंक्स उसके अंदर गए हैं। सो and banks have been underperforming for last 2 years because of a decline in interest rate scenario. तो ये डेफिनेटली अगर हम लॉन्गर टर्म के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो हमें ये बहुत अच्छा लगता है। हमें कुछ अगर मार्केट एक छोटा मोटा ब्रीदर लेती है तो हमें ऑटोज़, सीमेंट्स और ऑयल एंड गैस भी बहुत अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, बैंक पे बात करेंगे बिकॉज मेरे पास सोशल मीडिया पे बैंक्स पे बहुत सारे क्वेश्चन थे। 3 से 4 बैंकों के अलावा पिछले 1.5 से 2 साल में किसी बैंक ने भी परफॉर्म नहीं किया है। आपके ख्याल में क्या वजूहत हो सकती हैं इसकी? अगेन लाइक हमने कहा कि एक तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट्स थी, PI जो एक लो इंटरेस्ट रेट सिनारियो की वजह से इनकी PIBs की इन्वेस्टमेंट्स थी, उसमें इनके रिटर्न्स कम होते रहे। एक आउटलुक था कि जी इंटरेस्ट रेट सिनारियो कम होने में गवर्नमेंट की, बैंकों की लोन एंड लेंडिंग वो बढ़ेगी, वो भी नहीं हुआ। उन्होंने फिर सेफ खेला और उन्होंने गवर्नमेंट को लोन्स देने शुरू कर दिए और ज़्यादातर चंक अपना PIBs में रखा। इनिशियली दे बेनिफिटेड फ्रॉम इट, बट जब उस पर रिस्ट्रिक्शन लग गए और इवेंचुअली इंटरेस्ट रेट नीचे आने लगे, सो दे टुक अ मेजर हिट ऑन देयर अर्निंग्स एज वेल। आई थिंक मेन रीज़न बैंक्स के परफॉर्म ना करने की उनकी लैक ऑफ ग्रोथ रही है इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड वो अब आई थिंक एनवायरनमेंट चेंज होने वाला है। इट्स द साइकिल जहाँ ये ग्रो करना शुरू करेंगे और हमें दिख भी रहा है बैंकों के अंदर इंटरेस्ट आना शुरू हो गया है। गौर साहब, एक खबर पिछले दिनों अखबार में छपी, रादर एक रिपोर्ट कह लें, उसे खबर कह लें, कि पाकिस्तानी बैंक्स की सोल इनकम, प्योर इनकम जनरेट होती है गवर्नमेंट पेपर्स की तरफ से। जी, तो क्या ये हमारे लिए डेंजर साइन नहीं है? डेंजरस तो नहीं है। इट्स आई थिंक इट्स अ फेज़। एक फ़ेज़ था, एक अपॉर्चुनिटी थी जो बैंक्स ने अवेल की। आई थिंक ये काफ़ी हद तक नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है। थोड़ा सा गवर्नमेंट को भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सागदार साहब को अपने लेवल पे भी थोड़े से ऐसे मेजर्स लेने चाहिए कि बैंकों को रीअश्योरेंस दें कि यार आप गवर्नमेंट लैंडिंग से निकल के पब्लिक लैंडिंग की तरफ फोकस करें। इतना बड़ा CPEC आ रहा है, CPEC में डायरेक्टली आपको कंट्रीब्यूशन अगर बैंक्स को लैंडिंग में नहीं मिल रहा है, लेकिन उससे जो अल्टरनेट इंडस्ट्री ग्रो करेगी और जो डिमांड ग्रो करेगी, उसमें बैंक ज़रूर अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब इट्स अप टू देम कि वो अपने आप को कितना इन पोज लाते हैं या इन पोजीशन लाते हैं फॉर दैट अपॉर्चुनिटी टू अवेल फ्रॉम इट। आई एम होपफुल कि गोइंग फॉरवर्ड हम मच बेटर परफॉर्मेंस देखेंगे बैंकों की एज फार एज प्राइवेट लैंडिंग इज कंसर्न्ड। गौर साहब, आपसे बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हो रही है, आपके प्रोफेशनल व्यूज से हम फ़ायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे हमें एक ब्रेक पे जाना होगा। नाज़रीन, स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर अ ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर गौहर से मार्केट के मुतालिक, मार्केट के परफॉर्मेंस के मुतालिक। डॉक्टर साहब, हमने बात की आपके प्रोफेशन की, हमने बात की सेल्स की, अब आते हैं थोड़ा सा सियासत की तरफ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स, हमारी पॉलिटिक्स जो कि खासी फ्रजाइल है, वो मार्केट के लिए कंसर्न रहती है। योर व्यूज़? राइट टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इट हैज़ बीन अ कंसर्न काफ़ी अर्से तक, जब ये स्पेशली जब कोई प्रीवियस गवर्नमेंट्स जो थी उनको टेन्योर पूरा करने को नहीं मिला,
और बार बार मिलिट्री इंटरवेंशन होती रही, दैट हैज़ टेकन इट्स टोल ऑन द मार्केट्स एज वेल। बट हम पिछली 2 गवर्नमेंट से देख रहे हैं कि अभी भी कोई ख़तरा नहीं है कि मिलिट्री इंटरवेंशन होगी। पिछली गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर पूरा किया, ऑल द पॉलिटिशियंस आपस में ही कोशिश करते रहे कि गवर्नमेंट ने जल्दी ख़त्म हो जाए, बट इवन दे कुडंट सक्सीड इन दैट। सो डॉक्टर साहब, की तो ब्यूटी होती है डेमोक्रेसी की कि एक दूसरे पे जो है क्रिटिसिज्म चल रहा होता है, और इसी तरह से डेमोक्रेसी इवॉल्व होती है, आगे बढ़ती है। तो आप क्या समझते हैं, कोई डेंजर? फौरी तौर पे तो हम नहीं समझते। आई थिंक करंट गवर्नमेंट अपनी जगह पे जो है ये बहुत स्ट्रांग हो चुकी है पिछले 2-2.5 साल की परफॉर्मेंस की वजह से अपनी। मैं सिर्फ मार्केट से रिलेटेड अगर बात करूँ उस पर्सपेक्टिव से, तो इकॉनमी के लिए काफ़ी स्टेप्स लिए गए। हम IMF के प्रोग्राम में गए जो कि हम सक्सेसफुली कंप्लीट करने वाले हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो आई थिंक ये सारे मेजर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि इनकी जो एग्जिस्टिंग मेजर्स हैं वो अच्छे हैं, मार्केट्स और इकॉनमी के लिए अच्छे हैं, और इनकी अपनी भी स्टेबिलिटी साउंड चल रही है। डॉक्टर साहब, थोड़ी सी माजरत के साथ, जब हम इकोनॉमी की बात करेंगे तो हम ग्रोथ की बात करेंगे, इन्फ्लेशन की बात करेंगे, क्या आप समझते हैं कि नंबर्स सपोर्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है? कुछ हद तक येस, डेफिनेटली हमारे नंबर सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी जो इन्फ्लेशन हो रही है उसमें कुछ मैं ये कहूँगा कि शायद गवर्नमेंट का इतना वाज़े पॉलिसी का मेजर ना हो कि इन्फ्लेशन लो रही है, बट ऑयल प्राइसेस के डिक्लाइन का काफ़ी उसमें रद्द अमल रहा है, जिसकी वजह से हमने इन्फ्लेशन को लोअर साइड पे देखा। इसी तरह हम अगर अपनी GDP ग्रोथ को देखें तो जब से नई गवर्नमेंट आई है तब से हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली वी आर मिसिंग आवर टारगेट्स, बट फ्रॉम वेयर वी वर 2 years बैक वहाँ से हम काफ़ी आगे आ चुके हैं। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आ रही हैं FDI की सूरत में। अनफॉर्चुनेटली जब एक गवर्नमेंट जी इन चेयर होती है तो सारे फिगर्स पॉजिटिव नज़र आ रहे होते हैं, ग्रीन नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट इलेक्शंस के बाद में चेंज हो जाती है, ये चली जाती है, तो वही नंबर्स एडवर्स नज़र आते हैं। आई थिंक ये पॉलिटिकल परसेप्शन है, कही जा सकती है, बट नंबर्स तो नंबर्स होते हैं और वो नंबर्स ही रहेंगे। उनको ज़्यादा मैनिपुलेट या आगे जाके देखना कि पहले की निस्बत ख़राब थे, वो एक हाइंडसाइट वाली बात है। अगर मैं आज से 2 साल आगे जाके देखूं कि यार इंडेक्स 30,000 पे था, तो आज से मैं 2 साल पहले 15,000 पे भी इंडेक्स में देख चुका हूँ। तो इकॉनमी आई थिंक एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम ओवरऑल पिक्चर लें कि गवर्नमेंट्स ने स्टेप्स क्या क्या लिए आने के बाद से, बिज़नेस फ्रेंडली कितना रहे, इस गवर्नमेंट के लिए मशहूर था, इसाक डार साहब के लिए ख़ास तौर पे जब ये आ रहे थे कि कंसर्न थे कि ये स्टॉक मार्केट फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने आने के बाद से रुपये को भी कंट्रोल में किया, जो इनिशियल एक डिवैल्यूएशन का रिस्क था वो कम किया। स्टॉक मार्केट को हर गवर्नमेंट ने प्रमोट करना होता है, उसकी रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट इकॉनमी का बैरोमीटर है, इकॉनमी को आपकी इंडिकेट कर रहा होता है। अगर कोई भी गवर्नमेंट अपनी स्टॉक मार्केट को ग्रो नहीं करती, प्रमोट नहीं करती, तो अल्टीमेट डिसएडवांटेज उसी गवर्नमेंट को जाता होता है, बिकॉज एक रिफ्लेक्शन दे रही होती है, अपने अचीवमेंट्स, अपने माइलेज शो कर रही होती है। तो मेरा ख्याल ये कोई सिग्निफिकेंट शो नहीं था, हर गवर्नमेंट इस तरह से करती होती है। इसमें ज़्यादा रोल प्ले गालिबन इन्वेस्टर्स का, इन्वायरमेंट का और बहुत सारे फैक्टर्स का था। योर व्यूज़ प्लीज़। अब मैं आपकी व्यू की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट आई थिंक गवर्नमेंट अलोन, एक हद तक यू आर राइट कि गवर्नमेंट अलोन कांट बी गिवन क्रेडिट फॉर दिस एंटायर रिकवरी। स्पेशली हम मार्केट के पर्सपेक्टिव से अगर बात करें, इमर्जिंग मार्केट के इशू से, तो हमारे रेगुलेटर का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है। जो स्टॉक मार्केट के स्टेक होल्डर्स हैं उनका भी बड़ा रोल रहा है। उन्होंने बाहर जाके कॉन्फ्रेंसें की, इन्वेस्टर्स की अवेयरनेस जनरेट की विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान एंड वाई वी डिज़र्व टू गो इनटू इमर्जिंग मार्केट्स अगेन। लोग एक्सचेंज का काफ़ी बड़ा रोल रहा है, जिसने काफ़ी सारी इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की ओवर द लास्ट 2 टोटल नेशनल एफर्ट रही है इन दिस पर्टिकुलर केस। यस, अगर आप सिर्फ पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रोल था इन विद रिस्पेक्ट टू इकॉनमी, सो आई थिंक इसाक डार साहब हैज़ डन अ गुड जॉब ऑफ इट। ठीक है, इट मे नॉट बी अ परफेक्ट जॉब दैट पीपल वांटेड फ्रॉम हिम, बट कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन उनसे पहले, आई थिंक ही डिड अ मार्वलस जॉब ऑफ। डॉक्टर साहब, हमारी इकोनॉमी को बचाने में क्रूड की गिरती हुई प्राइसेस ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। एग्रीड। अभी जब क्रूड की प्राइसेस दोबारा अप्रिशिएट करती हुई नज़र आती हैं, लोग व्यूज़ डिवाइड नज़र आते हैं इस वक्त 50 एक ख़ास वैल्यूएशंस पे कि क्रूड या तो बहुत आगे निकल जाएगा या थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा। तो इसकी क्या इम्प्लिकेशंस होंगी हमारी इकोनॉमी पे? सबसे पहले तो हमें ये समझना की ज़रूरत है कि क्रूड इतना नीचे क्यों आया। तो क्रूड इतना नीचे, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे उसकी, क्योंकि फिर मुल्कों की पॉलिटिक्स भी आ जाती है उसमें, लेकिन मेनली जो फैक्टर्स थे वो ये थे कि एक्सेस प्रोडक्शन थी एंड स्लो डिमांड थी। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन हो जा रही थी ऑन डेली बेसिस पे, दैट लेड टू एन इवेंचुअल डिक्लाइन इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। WTI ने $26.5 5 सेंट का लो मारा था और वहाँ से वापस रिकवर किया है। इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब ऑयल प्राइस नीचे आना शुरू हुई तो सप्लाई साइड भी श्रिंक होनी शुरू हो गई, और वो जो सप्लाई की तरफ से एक सरप्लस चल रहा था वो कम होना शुरू हो गया। करंटली
सरप्लस की बजाय डेफिसिट चल रहा है, बट इसकी वजह आर्टिफिशियल मेजर टेम्प्रेरी मेजर्स हैं, जैसे नाइजीरिया में कुछ ब्लॉकेट चल रहा है रेबल्स का, जिसकी वजह से सप्लाई साइड डिसरप्ट हुई भी है उनकी। कनाडा में वाइल्ड फायर्स हुई जिसकी वजह से सप्लाई साइड डिसरप्ट हुई भी है। वेनेजुएला वगैरह का भी इकॉनमी का इशू रहा जिसकी वजह से उनकी भी सप्लाई साइड में इशूज़ हैं, बट ये टेम्प्रेरी मेजर्स हैं, ये रिलीफ हो जाएंगे। ऑल इन ऑल हमें ये देखना है कि जब $26 का क्रूड $50 पे आ जाता है तो बहुत सारी कंपनीज़ के लिए वो वायबल हो जाता है कि वो फिर से प्रोडक्शन अपनी शुरू कर दें। सो इफ़ इट स्टेज एट 50 एंड अबव, देयर इज़ अ हाई बहुत ज़्यादा चांस है इस बात का कि ऑयल प्रोडक्शन वापस बढ़ना शुरू हो जाएगी और हम फिर से जो डेफिसिट अभी बना है उसको दोबारा से सरप्लस में देखेंगे। तो ऑयल विल टेक टाइम बिफोर इट फाइंड्स अ डायरेक्शन। ऑयल की प्राइसेस ने जो डैमेज लगाई है, जो नुकसान पहुंचाया है, आपने एक मुल्क की एग्जांपल दी वेनेजुएला, ऑयल की गिरती हुई प्राइसेस ने उसकी इकोनॉमी को कितना डैमेज किया कि आज वहाँ पे जो सिचुएशन हमारी है इकोनॉमी वो की बात, सबके सामने, हमारी वेनेजुएला की बात मैं कर रहा हूँ। वेनेजुएला की इकोनॉमी और उसके साथ नाइजीरिया की इकोनॉमी और चंद एक वो ओपेक प्रोड्यूसर्स जिनकी प्रोडक्शन कम थी या जिनका ओपेक पे इतना वेट नहीं था, बट दे यूज्ड टू रिलाई वेरी हैवीली ऑन क्रूड ऑयल की सेल्स, उनको बहुत, उनकी इकोनॉमी को बहुत हिट पड़ी है। इवन सो मच सो कि सऊदी अरब को काफ़ी बड़ा बजट डेफिसिट है। इन टोटलिटी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो हैं सबकी इकोनॉमी को इफेक्ट पड़ा है। सब जो बड़े थे दे वर एबल टू सस्टेन द शॉक्स, जो छोटे थे वो बेचारे। क्या आप समझते हैं कि दोबारा उसी मोमेंटम से प्रोडक्शन कर सकेंगे? बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मैन पावर, उनका ह्यूमन रिसोर्स कैपिटल, उनके रिसोर्सेज सब कुछ इफेक्ट हुए हैं। आई थिंक इसको लैगिंग इफेक्ट होता है। जब प्राइसेस डिक्लाइन में चल रही होती हैं तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन बंद होती है। इसी तरह जब प्राइसेस वापस रिवर्स लेती हैं, दे विल इनिशियली मेक श्योर कि ये सस्टेनेबल हो। इट्स नॉट अ नी जर्क रिएक्शन कि जी प्राइस ऊपर गई और 2 महीने बाद वापस $30 पे अगर क्रूड खड़ा है तो मेरे लिए तो वायबल नहीं रहा कि मैं अपने ऑपरेशंस को लाऊं। दूसरा ये होता है कि जब भी कोई ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी चल रही होती है वो बहुत ज़्यादा डेट में होती हैं। पाकिस्तान में ऐसा सिनेरियो नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल कंपनियां डेट लेके काम करती हैं और फ्यूचर एक्सपेंशन उन्होंने प्लान की हुई होती हैं। जब क्रूड ऑयल 26 की तरफ जा रहा था तो फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान नहीं हो रही थी, बल्कि कर्टेल किया जा रहा था प्रोडक्शन को। अगर ये सस्टेन करता है $50 पे तो वही प्लान्स जो आगे के लिए हैं वो दोबारा से रीइमर्ज होना शुरू हो जाएंगे और नई लाइंस, सप्लाई लाइंस खुलना शुरू हो जाएंगी, विच विल ऐड प्रेशर टू द ऑयल। सो अभी ऑयल हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो बिफोर इट बैलेंसेज इटसेल्फ आउट। आई थिंक कि ग्लोबल डिमांड में कोई ड्रास्टिक सर्ज नहीं आना कि यहाँ से क्रूड ऑयल $70 या $75 पे चला जाए। डॉक्टर साहब, ऑयल से गोल्ड की तरफ आते हैं, बिकॉज गोल्ड का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है मार्केट में। गोल्ड कई सालों के बाद दोबारा थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्या उसका इफेक्ट हमारी मार्केट पे आएगा? बिकॉज हमारे पास इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, हमारे पास हर्डिंग होती है, हमारे पास डायरेक्शन होती है, हमारे तरफ पास बड़े इन्वेस्टर्स एक डायरेक्शन में किसी एक मार्केट में काम करते हैं। ठीक, गोल्ड 1300 से ऊपर। देखें, गोल्ड के साथ सबसे बड़ा इशू ये है कि गोल्ड इज़ अ कमोडिटी जिसका कोई यूज़ नहीं है। गोल्ड सिर्फ ख़रीद के तिजोरी में रखने के लिए इस्तेमाल होता है या उसकी ज्वेलरी बना के पहनने के लिए इस्तेमाल होता है, दैट्स ऑल। जो इसका यूज़ है वो बहुत लिमिटेड है। टोटल प्रोडक्शन का 1% भी शायद इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर इस्तेमाल नहीं होता होगा, जहाँ इसकी यूटिलिटी सबसे ज़्यादा है। आई थिंक गोल्ड एक सेफ हेवन स्टेटस रखता है और हमेशा से जब लोगों को दूसरे वेन्यूज़ नहीं मिलते तो गोल्ड में इंटरेस्ट डेवलप होता है। हमने इसका सबसे बड़ा सर्च देखा 2008 के क्राइसिस के बाद से, जब वो $800-900 का गोल्ड जो था वो रैली करके $1800 तक चला गया। रीजंस ये थे कि अक्रॉस द बोर्ड ईजिंग हो रही थी, करेंसियाँ डिप्रिशिएट हो रही थी, ना इक्विटीज़ में रिटर्न्स बन रहे थे, ना ट्रेजरीज़ में रिटर्न बन रहे थे, तो सब पूरे का पूरा गोल्ड जो था वो गोल्ड की तरफ चला गया बाइंग करने के लिए। व्हेन अदर वेन्यूज़ ओपनड अप, चीज़ें वापस नॉर्मलाइजेशन की तरफ आई, तो वही $1800 का गोल्ड हम देखते हैं कि $1200 से भी नीचे आ गया था, ऑलमोस्ट $1130 या 1100 हिट किया था इसने। अब रिसेंटली फिर US इंटरेस्ट रेट हाइक और ग्लोबल क्राइसिस और चाइना के इश्यूज़ की वजह से इसमें फिर कुछ मोमेंटम इसने पकड़ा है। आई डोंट सी मेजर अपसाइड इन गोल्ड एट दिस पॉइंट इन टाइम, बट ये कि अगर ग्लोबल क्राइसिस रहे और इमर्ज करते रहे तो ये वापस शायद $1400 पे चला जाए। डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत प्रोफेशनल बातें हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट है। हमें जब भी मौका मिलेगा आपको हम दोबारा इन्वाइट करेंगे। आज हमारा प्रोग्राम हमें कॉन्स्टेंट देता है कि हम यहाँ पर अपनी बातचीत को रोकें। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब जो कि सेल्स के एक प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर साहब ने बहुत सारी अपनी एक्सपीरियंसेस हमारे साथ में शेयर किए, अपने नॉलेज को शेयर किया। नाज़रीन, स्टॉक मार्केट बहुत फ्रजाइल जगह है। स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ पर आप अपने स्किल्स को बार बार अप्लाई करते हैं, कनेक्टिविटी रखते हैं, इंफॉर्मेशन आप गेन कर रहे होते हैं, आप चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं और उसके बाद डिसीजन ले रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर जो भी डिसीजन लेते हैं वो निहायत मोहतात होना चाहिए, चाहे मार्केट बढ़ रही हो या घट रही हो, बिकॉज दोनों केसेस में आपको फ़ायदा या नुकसान आ रहा होता है। कीप ऑन वॉचिंग आवर शो। थैंक यू सो मच।